अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद हलीम और हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब। मौलाना साहब, प्रोग्राम के आगाज में जिक्र कर लेते हैं शबान मुअज़्ज़म का कि कहा गया है कि रजब का महीना बीज बोने का है, शाबान का महीना पानी देने का है और रमजान का महीना फसल काटने का है। तो किस तरह से पानी दिया जाए, क्या क्या तैयारियां हैं, क्या फजीलत है इस महीने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह हमें बरकत दे रजब और शाबान में और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। इसमें सेहत, इसमें ज़िंदगी, इसमें जान व माल, इसमें हर चीज़ आ गई कि हर मामले में या अल्लाह हमें बरकत अता फरमा ताकि हम रमज़ान को पा सकें। अब रजब तो चला गया, यानी आखिरी अय्याम है और अब शाबान शुरू होने वाला है। मेरा ख्याल है कि हमें रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के लिए शाबानुल मुअज़्ज़म में अपने आप को मुकम्मल यकसू करना चाहिए रमज़ान की तरफ, ताकि कोई कमी कोताही रमज़ान में ना रह जाए। हम जैसे एक डुप्लीकेट, एक मुतबादिल, रमज़ान का तो कोई मुतबादिल नहीं, लेकिन आप तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। ये बड़े मुकद्दस महीने हैं, बड़े ही पाकीज़ा महीने हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने और लेने दोनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तो हमेशा ही देता है, वही देने वाला है, उसके अलावा तो कोई देने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये महीने वो हैं कि जब हमें अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। मैं समझता हूं, मैं तुज्जार से आज बिलखुसूस कहना चाहता हूं, जो ताजिर हैं, कि मेरे भाइयों, ज़ख़ीरदोज़ी की बजाय अभी नियत कर लो आज से कि आपने रमजान में लोगों को रिलीफ देना है, उनकी खिदमत करनी है, उनकी खिदमत। एक महीना आपने कोई प्रॉफिट नहीं कमाना। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये तय कर लें कि हमने इस महीने में नफा नहीं कमाना और हमने रमजान और रोजा इसके एहतराम में अवाम की खिदमत करनी है, तो फिर माल के कायनात की कसम खा के मैं कहता हूं कि आपको ऐसा मुनाफा मिलेगा जिस मुनाफे का कोई हिसाब नहीं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कोई जज्बाती नहीं कह रहा हूं। मदीना मुनव्वरा में थोड़ी कहत की कैफियत आई, अनाज की कमी की कैफियत आई, तो एक काफिला आ रहा था अनाज का, जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। अब सारे जो मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े तुज्जार थे वो आना शुरू हुए और कहा ये आप हमें दे दें, हमें दे दें। हर एक कीमत लगाना शुरू हुआ। सैयदना उस्मान गनी हर किसी को कहते नहीं, मुझे इससे ज्यादा देने वाला है। अच्छा, तो रात को आज की जुबान में आप कह लें चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो मदीना मुनव्वरा की थी या अंजुमन ताजरान जो थी, उनकी मीटिंग हुई। सही। और उन्होंने कहा यार ये कौन बंदा है, आपस में पूछा। फिर सब ने तय कर लिया कि ऐसा करते हैं, सब पैसे जमा कर लेते हैं, इसका मुनाफा सारे ही खाएंगे, लिहाजा हम सारे जाके सैयदना उस्मान गनी को कहते हैं कि भाई हम सारे ही आए, आप बताओ। उन सब ने मसलन उसकी कीमत 10 रुपए थी तो 20 रुपए कीमत लगाई, डबल ऑफर कर दी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं, मुझे इससे ज्यादा देने वाला है। अच्छा, उन्होंने कहा 30 ले लो। कहा इससे ज्यादा, करते करते 100 तक चले गए। कहा इससे भी ज्यादा। उनका उस्मान हमें नहीं समझ आ रही कौन तुम्हें इससे ज्यादा दे सकता है। जिस वक्त ये काफिला पहुंचा, सैयदना उस्मान गनी ने फरमाया इस सारे अनाज को लोगों में तकसीम कर दो। तो ये तुज्जार है कि तुम्हें हम इतने पैसे दे रहे थे, ये क्या किया उस्मान? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मेरा अल्लाह है जो तुम सबसे ज्यादा देने वाला है। तो अगर पाकिस्तान का ताजर, मैं आज सिर्फ ताजरों से बात करना चाहता हूं कि खुदा के लिए चीनी हो, आलू हो, बेसन हो, ये वो चीजें हैं रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, रोजमर्रा दूध हो, आटा हो, इनको जखीरा करने की बजाय आज से नियत कर ले जो हमें सुन रहा है कि मैंने मुनाफा नहीं कमाना, एक महीना मुनाफा नहीं कमाना। मैं आपको कुरान की आयत है, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे? अल्लाह तो किसी कर्जे का मोहताज नहीं है ना, लेकिन अल्लाह कह रहा कौन है दे। यही तय कर लो कि हमने रोजादारों के रोजे खुलवाने हैं, हमने रमजान के एहतराम में मुनाफा नहीं कमाना है।
हालांकि जायज मुनाफा कमाना शरीयत में जायज है, लेकिन 11 महीने कमाते ही के साथ मौलाना साहब यहाँ पे तो हम उलट देखते हैं, बल्कि हम अगर अब्रॉड में देखें कुफार वहां पे मुसलमानों के लिए ऑफर्स आती हैं, डिस्काउंट दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब, उल्टी गंगा बहती है। मैं एक छोटा सा मुल्क है ऑस्ट्रिया, मैं वहां गया तो रमजान से थोड़ा अरसा पहले गया तो मुझे बताया गया कि जो ही रमजान का ऐलान होगा यहाँ जो रमजान से मुत्तसिल चीजें हैं सबकी कीमतें आधी हो जाएंगी। वो दूध हो, वो खजूर हो, वो बेसन हो। काश हमारे मुल्क के तुज्जार जो हैं वो भी इस तरफ तवज्जो करें और जो चीजें रमजान में इस्तेमाल होनी हैं उनकी कीमतों को आज से तय, अभी से ऐलान कर दे। हुकूमत को कोई जुमे बाजार लगाने ही ना पड़े, सस्ते बाजार लगाने ही ना पड़े, ऐलान कर दें कि जनाब आज यकम शाबान उल मुअज़्ज़म, जब यकम शाबान हम लाहौर के ताजर, पिंडी के ताजर, कराची के ताजर ऐलान कर रहे हैं कि हमारी ये कीमत होगी जो चांद रात से अगले यकम शवाल तक रहेगी। खुदा की कसम देखिएगा अल्लाह की रहमत किस तरह बरसती है, क्योंकि इरहम मन फिल अर्ज़ यरहमुका मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करो ताकि आसमान वाला तुम पे रहम करे। खूबसूरत बात आपने की और तवक्को करते हैं कि ताजिर बिरादरी इस जो गुजारिश आपने की है उस पर अमल भी कर सके, लेकिन आम लोगों के लिए भी कुछ बता दें कि उन्हें किस तरह की इबादत करनी चाहिए। ताजिरों के लिए तो आपने एक बड़ा अच्छा मुफीद मशवरा दे दिया, उन्हें किस तरह की इबादत करनी चाहिए? अवामुन नास से भी कहता हूं कि अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। आम आदमी वो ये देखे कि उसके मोहल्ले में कौन सा गरीब है जिसके घर में सहरी होगी तो अफ्तारी नहीं होगी, अफ्तारी होगी तो सहरी नहीं होगी, वो इस तरफ तवज्जो करें खुफिया अंदाज में, एलानिया नहीं। ये जो करते हैं ना दिखावा और फिर आपने देखा कराची में पिछले 2 सालों में लोग कितने मर जाते हैं ऊपर नहीं, ये ना करो यार। आपने अल्लाह के लिए देना है, अल्लाह आपको उसके बदले में दे रहा है। ये तुम ये तो नहीं कर रहे हो कि तुम अल्लाह के लिए दे रहे हो तो अल्लाह तुम्हें नहीं देगा, वो अल्लाह ने तुम्हें दिया, आगे भी उसके अलावा तो कोई रज़्ज़ाक़ है ही नहीं, उसके अलावा तो कोई हमारी मसाइब और मुश्किलात को हल करने वाला है ही नहीं। तो आओ फिर अपने अल्लाह से की तरफ रुजू करें और अल्लाह के बंदों की तरफ तवज्जो करें। अवाम आदमी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो इबादत, जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद की कसरत, दरूद शरीफ पढ़े, नवाफिल पढ़े। अपने आप को अगर तहज्जुद नहीं पढ़ते तो आदत बनाएं कि हमने तहज्जुद पढ़नी है। नमाजें घर में पढ़ते हैं तो मस्जिद जाने की आदत बनाएं, मस्जिद जाते हैं तो कुछ नवाफिल की आदत बनाएं। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों का ख्याल रखें, दोनों का ख्याल रखना। ठीक है, खूबसूरत बात है और अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक भी अता करे। मौलाना साहब जिक्र कर लेते हैं कुछ पैनामा लीक्स का। मुल्की सियासत में काफी भौंचार आ चुका है जब से पैनामा लीक्स का फैसला आया, लेकिन इससे पहले कि हम इस पे आपकी राय जाने, आपका तबसरा जाने, जो आपने पेशगोई की थी आज से 2 महीने पहले 12 जनवरी को मौलाना साहब आपने जो पेशगोई की थी कि नाअहली की तलवार जो लटक रही है ऐसा कुछ नहीं होगा, मजीद आपने क्या पेशगोई थी वो पहले अपने नाज़रीन को सुनाते हैं, फिर इस पे आपसे मजीद बात करेंगे। इस पार्टी की पोजीशन स्ट्रांग दिखाई दे रही है। देखिए, एक है मियां नवाज शरीफ साहब की बात। मियां नवाज शरीफ साहब को इस केस के अंदर ला के नाअहल करार दिलवाना जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है वो तो नजर नहीं आ रहा है, वो तो मुमकिन नहीं लगता है। डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ साहब को आउट करके जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ हुआ कि जब वो अदालत में गए तो वजीर आजम थे, बाहर निकले तो झंडा उतर चुका था, इस तरह नजर नहीं आ रहा है। इस तरह नजर नहीं आ रहा और इस तरह हुआ भी नहीं है। मौलाना साहब आपने जो पेशगोई की थी, सख्त जान ने रिपोर्ट जो दी थी आपको बिल्कुल सही साबित हुई है, लेकिन सवाल यह है कि 2 महीने पहले अगर आपको पता था क्या होने वाला है तो फिर ये इतना अरसा फैसला महफूज रखने की वजह क्या है? आप मुझे जजों से क्यों फिर भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। कटहरे पे खड़ा नहीं, कतन में ये सख्त जान अजीबो गरीब आदमी हूं, मैंने इसे कई बार कहा है ऐसे खतरनाक बातें ना उठा के लाया कर, हम जो है कहीं, लेकिन वो ले आता है फिर कुछ हम तोड़ के थोड़ा पेश कर देते हैं। ये असल में सख्त जान उस दिन लेके आया जिस दिन मेरा ख्याल है कि बहस और ये सारा मामला जो था वो अपने इख्तिताम की तरफ था और वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बहरहाल खबर बहुत पक्की देता है। आपको पता है इर्द गिर्द फिरता रहता है कभी, तो बस कहीं से उठा लाया। तो फिर मैंने कहा कि चलो अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हारी मेहनत जाया नहीं करते हैं हम, तो हमने बयान कर दी। तो आज बहरहाल आपने उसे सच मान लिया और दुनिया ने उसको देख लिया, वही निकला। मौलाना साहब आपने कहा था कि नाअहली की तलवार जो लटक रही है ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, लेकिन अभी जो सूरत हाल बन चुकी है, 3-2 का फैसला आया, दोनों मिठाइयां भी खा रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं, दोनों इसको अपने अपने हक में फैसला तस्लीम कर रहे हैं।
अब क्या होने जा रहा है? देखिए, ये भी हमने कहा था, दोनों ही मिठाइयां बांटेंगे। और दोनों ने मिठाइयां बांट रहे हैं। ये सख्त जान अजीबो गरीब है। मैंने अभी पूछा भाई क्या हालात हैं, उसने कहा आगे हालात खराब होंगे। अच्छा, लेकिन हालात खराब होंगे, कितनी देर लगेगी तफ्तीश और तहकीक में, ये एक सवाल है। अब रसाई कहां तक होगी? क्या 60 दिन में ये JIT जो है, देखें हमें अपने इदारों पर एतमाद है, करना भी चाहिए। सही। ये जो हमारे कुछ दोस्तों ने इशारे किनारे शुरू किए थे ना, का इजहार करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। हमें अपने इदारों पर एतमाद करना चाहिए। और बिलखुसूस मैं समझता हूं कि अब वो हालात नहीं है। अब तो मीडिया इतना ताकतवर है, और इससे के अलावा सोशल मीडिया, कि कोई झूठी बात कह दे तो वो कई दिन चलती रहती है, सच्ची बात तो फिर सच्ची होती है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपने इदारों को मुकम्मल एतमाद देना चाहिए, इमरान खान साहब को भी, पीपल्स पार्टी को भी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी, कि भाई JIT बने, जो JIT चाहे तहकीकात में ताउन वो किया जाए, हुकूमत भी ताउन करे, इमरान खान साहब भी ताउन करे, बाकी कौम से भी अगर मतलूब है वो भी ताउन करे। एक मर्तबा ये बात साबित हो जाए कि पाकिस्तान में किसी ताकतवर को भी, और अगर वो ताकतवर पंजाब से है तब भी, अगर वो सिंध से है तब भी, उसको कटहरे में लाया जा सकता है, उसके बारे में फैसला किया जा सकता है। ये जो हम देख रहे हैं ना कि एक फिजा इश्तिआल अंगेज, ये अच्छी बात नहीं। ये मैं समझता हूं पाकिस्तान की जमहूरियत और जमहूरी निजाम के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आप जो जुबान आप सुन रहे हैं, बहुत ही गैर शाइस्ता, एक दूसरे पे इल्जामात, पेट फाड़ने की बातें हो रही हैं, फिर से वो जो 90 की सियासत छोड़ के आए थे वही दोबारा रिपीट हो रहा है। सरदारी साहब जो मुफाहमत के बादशाह कहलाते थे, वो भी अब आजकल तो मुझे लगता है किसी पंजाबी फिल्म को देख के आते हैं तकरीर करने के लिए। हैं वो बड़े मोहतरम, मेरे तो दोस्त भी हैं बड़े, लेकिन उनका जो स्टाइल है वो बड़ा अजीबो-गरीब है, जारहाना है। ये नहीं होना, उनको समझना चाहिए। नवाज शरीफ से उनको शिकवे होंगे और करने चाहिए उनको शिकवे, ये दुरुस्त बात है, लेकिन आपकी इन बातों का नीचे क्या असर हो रहा है? और फिर आपका इलेक्शन करीब है, ये भी सख्त जान तो कहता है कि वक्त से पहले है। मैं उसे कहता हूं वक्त पे ही होने दो यार। अब वो खड़ा है, कहता नहीं वक्त से पहले। आपको क्या लग रहा है साहब? अब देखिए क्या होता है। चलें इस पे मजीद आपसे आपकी राय लेते हैं। काफी बात होनी है पैनामा लीक्स पे भी, दीगर इश्यूज भी नाज़रीन, उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौलाना साहब, JIT के सामने अब वजीर आजम नवाज शरीफ, हसन हुसैन नवाज पेश होंगे और अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है, यकजा हो गई है सब मामले में, कि वजीर आजम इस्तीफा दे दें और जब तक ये JIT की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। आपका मशवरा क्या है? वजीर आजम को बेहतर नहीं है कि JIT के सामने पेश हों, इस्तीफा दें, और अगर ये क्लियर हो जाते हैं तो फिर दोबारा अपने ओहदे पर आ जाए? देखें, बात यह है कि ये दुनिया में तो ऐसा होता है। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरियत अभी इस तरह की नहीं है। और फिर आपको पता है ये इलेक्शन का साल है, तो कभी भी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ये रिस्क नहीं लेगी। अगरचे इससे फ़र्क बाहर और दुनिया होती तो कोई ना पड़ता। यहाँ पर ये होगा कि भाई गे, और गे में आप देखेंगे अभी चंद दिनों में, ये भी आपको मैं बता दूं, ये भी कल भी आप देखेंगे, खान साहब का जलसा कल है ना? जी हाँ, कल ही है। कल भी आप देखेंगे कुछ परिंदे इधर उधर उड़ना शुरू हो जाएंगे और वो पहुंच जाएंगे। कहाँ के परिंदे? कोई इधर से उड़ेगा, कोई उधर से उड़ेगा। ये कई तो फसली बटेरे होते हैं ना, फसली। अच्छा। वो हालात के मुताबिक उड़ते रहते हैं। हाँ। लेकिन कुछ उड़ने वाले हैं, कुछ उड़ के बैठेंगे कहाँ पे मौलाना साहब, ये तो बता दें। देखें, ये कुछ देर फिजा में भी कुछ रहेंगे। अच्छा, हाँ, वो हालात का जायजा लेंगे, हालात का जायजा लेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज ये रिस्क नहीं लेगी ताकि इससे कोई कमजोरी जाहिर हो। बाहर दुनिया होती तो अब तक वजीर आजम साहब कह चुके होते कि जनाब अखलाकी तौर पे जवाब यानी कि ये किस तरह। फिर क्या JIT जो है उसमें वजीर आजम को नफ्से नफीस पेश होना है कि वकील के जरिए पेश होना है? ये भी एक मसला है। बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं
सरप्राइज भी दे सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। किस तरह का सर? बस ये आप पास रखें, अब आगे चलें। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, डॉन लीक्स, पनामा लीक्स के हवाले से भी आपको पता है कि डॉन लीक्स के हवाले से कहा जा रहा है कि रिपोर्ट वजीर आजम को भी भिजवा दी गई है। क्या लग रहा है, कोई बड़ा नाम भी सामने आ सकता है, किसी बड़े जिम्मेदार को भी हटाया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा? और अगर बात की जाए आपके दोस्त परवेज रशीद साहब की, वो महफूज रहेंगे या उनके खिलाफ कोई मजीद कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, परवेज रशीद साहब बेचारे पे तो आपने ये डालना है ना कि भाई तूने खबर क्यों नहीं रुकवाई। तो परवेज रशीद तो बेचारा इतना ताकतवर नहीं था कि वो खबर रुकवा सकता। ठीक है, वो वैसे ही बड़ा हम्बल आदमी है, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन बात ये है कि ये खबर दी किसने, असल वो मसला है। और ये खबर लीक करने को कहा किसने? और कहा किसने, अगर ऐसा है। मैं आपको बताऊं कि बड़ा शोर था, आज आपको मैं बता ही देता हूं। पूरी डॉन लीक्स की इन्वेस्टिगेशन में मरियम नवाज कहीं नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, कहीं नहीं है। पनामा लीक्स में भी उनका जिक्र कहीं दिखाई नहीं दिया अब तक। ना, वो आप मेरा ख्याल है आगे देखेंगे होगा। हाँ। यहां की बात कर लें, ठीक है, क्योंकि पनामा लीक्स में वहां है 1 2 3 4 5 6, तो उसमें आ सकता है। यहां की हम बात कर, ठीक है। यहां बात है फातमी साहब, यहां बात है कुछ और लोगों की। लेकिन मुझे यह लगता है कि इंतजामी तौर पे और मुल्की हालात के तनाजुर में इन सब चीजों को देखा जाएगा। वजीर आजम कहीं नहीं चाहेंगे कि इसमें हुकूमत की तरफ से कोई कोताही नजर आए। जो सिफारिशात आएंगी उन पर अमल होगा, वो खा फातमी साहब हो या कोई और हो। मेरा ख्याल है जो सिफारिशात सामने आएंगी उसके मुताबिक अमल हो जाएगा। और सिफारिशात मेरिट पर आएंगी, ये तो भैया हम नहीं कह सकते, क्योंकि तहकीक करने वालों में ना आप थे ना मैं था। सही है। अब अगर उनने कहीं किसी ने मोहब्बत का इजहार किया होगा। अच्छा मौलाना साहब, ये जो कहा जा रहा है कि कोई डील हो चुकी है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये मेरा ख्याल है हमें अपने इदारों के ऊपर इस तरह हर वक्त उंगली नहीं उठानी चाहिए। यानी अगर डील हो गई, इसका मतलब पूरा पाकिस्तान डील कर गया यार। यानी ISI ने भी डील कर ली, MI ने भी कर ली, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कर ली, नवाज शरीफ ने भी कर ली, बचा कोई भी नहीं है। खुदा का वास्ता है, माफी दे दो। अपने इदारों के ऊपर इस तरह आप उंगलियां मत उठाएं। सही। आप सियासत करें, सियासत के मैदान में। मैं जानता हूं ये जो मौजूदा DG है ISI के, मैं पिछले भी साहिबान को हम जानते हैं, हम इसी मुल्क में रहते हैं, मुआशरे में। इस गरीब के तो मुझे 4 ऐसे शख्स नहीं मिले कि जो सियासी तौर पे दावा कर सके कि जिनका इनसे ताल्लुक है या वास्ता है या इनसे मुलाकात हुई है। लेकिन फिर भी उन पे उंगलियां उठाई गई। ये बाकी अब पाशा साहब की बात होती है तो पाशा साहब और अंदाज के आदमी थे, जनरल जहीर और अंदाज का आदमी, जनरल हमीद गुल और तर्ज का आदमी। इस शख्स की अब तक हमने नहीं सुनी कि इसने कोई अंडर द टेबल या टेबल के ऊपर कोई ऐसे मामलात किए हों। रिश्तेदार होना कोई जुर्म नहीं है किसी का। सही है कि आप किसी के रिश्तेदार हैं। अब कई चौधरी एतजाज आसन साहब के शागिर्द जो हैं वो जज लगे होंगे, तो कल को चौधरी इफ्तिखार साहब, तो कल हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई चौधरी साहब का ताल्लुक है तो फुलां जज चौधरी साहब को फेवर कर देगा। हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और बिलखुसूस चौधरी एतजाज साहब जैसे बड़े कदावर लोगों को, और मैं ये भी कहना चाहूंगा आज बड़ी आजिज़ी के साथ कि जो हमारे रिटायर्ड फौज के अफसरान हैं, वो भी जब तबसरा करने लगते हैं तो उन्हें यह एहसास रहना चाहिए कि उनकी बात को एक शख्स की बात नहीं समझा जा रहा होता। ये समझा जाता है कि ये तो इदारे से आया है, ये फौज से आया है, लाजमन उसके पास, या ये ब्यूरोक्रेसी से आया है, या ये उलमा से। हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। देखें, दुश्मन क्या चाहता है आपका मुल्क बचा क्यों है? ये शाम क्यों नहीं बना? ये इराक क्यों नहीं बना? अभी ये एहसानुल्लाह एहसान आ गया ना सामने, हम आगे बात करेंगे। क्या कुछ बता रहा है वो? सबके जो कच्चे छट्टे खोल रहे हैं बेनकाब। अगर आज आपका जनरल रहील शरीफ जो है, उसे पूरी दुनिया ने मांगा, 48 इस्लामी मुल्कों ने कहा कि इसे भेजो। क्यों भेजो? क्या और जर्नैल नहीं है दुनिया में? क्या और फौजें नहीं है? क्या तुर्की की फौज नहीं है? क्या मिस्र की फौज नहीं है? क्या सऊदी अरब की अपनी फौज नहीं है? क्या अमारात की? क्यों? कि आपने ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के जरिए पूरी दुनिया को अमन दिया। तो इसलिए ये बात जो है ये ध्यान में रहनी चाहिए कि हमें, बाकी जहां तक नवाज शरीफ साहब की मुखालफत की बात है, आप सियासत इसीलिए करते हैं ना। कल आसिफ जरदारी साहब का, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, आज नवाज शरीफ हैं। आपने उन्हें, आप आइए इश्यूज पे बात कीजिए, इशू पे सियासत कीजिए।
नवाज शरीफ साहब जहां गलत है जरूर उनका अपोजिशन को घेराव करना चाहिए, बिल्कुल सही है। जहां सही है वहां तायीद करनी चाहिए, लेकिन इस आड़ में सब कोई जो है वो नहीं रुकेना चाहिए। मैं समझ शकूक का इजहार मुनासिब नहीं होगा। अच्छा मोहम्मद साहब ये बताइए कि मुस्तकबिल लीडर नून लीग की वो महफूज दिखाई दे रही है आपको इस केस में? पनामा में तो वो आएंगी। अच्छा, यानी ये नहीं मैं कह रहा कि वो गैर महफूज हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल उनका जिक्र भी आएगा, होगा। हो सकता है JIT में उनको बुलाया भी जाए। डॉन लीग्स में वो बड़ी महफूज, क्लीन चिट मिल चुकी है उन्हें, डॉन लीग्स में वो महफूज है। ये सही 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 बिल्कुल सही है। अच्छा मोहम्मद साहब ये जो सियासी फिजा इस वक्त बन चुकी है, पीपल्स पार्टी जलसे पे जलसा कर रही है, जिस तरह की आपने बताया कि जुबान इस्तेमाल की जा रही है वो भी नजर आ रही है, और कल PTI भी बड़ा जलसा करने जा रही है। क्या ये सारी इलेक्शन की तैयारी हो रही है, और हुकूमत आपको क्या लगता है उसके लिए अब क्या करने वाले काम है, इसका जवाब कैसे दे? वो देखिए इलेक्शन की तैयारी शुरू है, मियां नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन की तैयारी में बिजली की तरफ ज्यादा तवज्जो देना शुरू हो गए। शख्स जान कहीं इधर उधर घूमता फिरता प्राइम मिनिस्टर नई खबर निकाल के अंदर चला गया। 4 दिन पहले नवाज शरीफ साहब बरम हुए हैं लोगों पर कि ये लोड शेडिंग का मामला हल करो। नवाज शरीफ साहब इस मूड में है कि जब वो अवाम के पास जाएं दोबारा, अगर उनकी JIT से जान छूट गई, ना भी जान छूटे, आखिर उनकी पार्टी है, वो नहीं होंगे तो कोई और होगा। ये तो नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नवाज खत्म हो जाएगी। बाज़ औक़ात आप लीडर जो है वो ज्यादा ताकत पकड़ती है जमात लीडर के इधर उधर खिसकने से। अगर मैं अगर के साथ कह रहा हूं जी, तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने तो इलेक्शन में जाना है ना, बिल्कुल जाना। उसके लिए उनकी एक ही तवज्जो है, और वो है कि बिजली का बहरान हल करें। अपोजिशन की एक ही तवज्जो है कि वो मुल्क को बहरान में ले आए, वो जलसे जुलूस शोर शराबा इतना करे कि ये हुकूमत वाले काम ना कर सके। यानी कि अपोजिशन के पास अपने क्रेडिट में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो गिनवा सके अपने जलसों में, सिर्फ हुकूमत की करप्शन को हाईलाइट करके वो अपने सियासत चमका रहे हैं। बात यह है कि इस मुल्क में करप्शन का सिंबल आपने बड़ा अरसा आसफ अली जरदारी को बनाए रखा। आप कभी 10%, कभी ये कभी वो। आज आसफ अली जरदारी जो है वो इनको चोर कह रहे हैं। वो कल जो मियां शहबाज शरीफ कह रहे थे, आज आसफ जरदारी कह रहा है। तो इससे आप समझ जाए कि उनको समझ आ गई पंजाब में बहुत सारे परिंदे जाएंगे उड़ के इमरान खान के पास। अच्छा। और बहुत सारे परिंदे उड़ के जाएंगे आसफ अली जरदारी के पास। प्लानिंग क्या है ये मैं आज आपको बता देता हूं, और ये इलेक्शन जिस दिन हो जाएगा शाम को उस दिन बात करेंगे। प्लानिंग ये है कि आसफ अली जरदारी साहब आजाद जीतने वाले कैंडिडेट पंजाब के, सिंध में तो बहरहाल उनकी अभी मजबूत है वो, अगरचे मुस्लिम लीग नवाज ने वहां थोड़ा उनको जमा कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द। 2013 के आम इंतखाबात के उनकी बात करें आप, 2018 के जो इलेक्शन आने हैं आजाद उम्मीदवारों की, ठीक है वो इकट्ठे कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ की जगह वो एक बेचारा कमजोर सा मुश्तरका सा वजीर आजम का उम्मीदवार लाएं। अच्छा। इसमें उनके तायीद और तस्दीक कुनंदा वो सारे होंगे जो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तायीद और तस्दीक कुनंदा हुकूमत के अंदर है। ठीक है। तो अगर मियां साहब को पंजाब ने भरपूर फिर दोबारा दे दिया, और खान साहब की इस वक्त कैफियत जो है हकीकत हाल में यह है कि उनको बड़ी मेहनत की जरूरत है। एक मेहनत की जरूरत है, दूसरा कान भी बंद करने की जरूरत है। ये वो दुबई में कहते हैं कोई अरब शरब, पता नहीं उसने क्या कह दिया। हाँ, वो पता नहीं वो आइन वाला अरब है या अलिफ वाला अरब है, वो भी मेरा ख्याल है जो उनके साथ, मेरा ख्याल है खान साहब के हम नाम ही दोस्त लगते हैं मुझे, वो मुशर्रफ साहब। चले ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इस पे भी आप राय जानेंगे नाज़रीन। मजीद इश्यूज पे भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मोहम्मद साहब अब बात कर रहे थे हम जो इल्जामात लगाए जाते हैं, खान साहब छक्का मारने के चक्कर में ऊंची शॉट तो मार देते हैं लेकिन फिर उस पर कैच आउट भी हो जाते हैं। पहले 35 पंक्चर का मामला हुआ, उसको सियासी बयान कह दिया। अशफाक परवेज कियानी साहब का मामला हो, उसको बयान को वापस लेना पड़ा, और अब ये 10 अरब का इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन नाम नहीं बता रहे कि 10 अरब की ऑफर की किसने आखिर। आप मुझे बताएं कोई ऐसा कर सकते? खान साहब को भी जो है मेरा ख्याल है कोई दोस्त ऐसे मजाक में बात कर देते हैं, और खान साहब संजीदा है। खान साहब को कोई 10 अरब की ऑफर क्यों करेगा? क्या लोग खान साहब को नहीं जानते?
खान साहब जहां अड़ जाएं वो 50 अरब भी आ जाए तो नहीं मानेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दोनों के बहुत ही करीबी अजीज हैं वो। मेरा ख्याल है कोई ऐसे दोस्त है, मैं जानता हूं कई ऐसे दोस्तों को, हमारा भी उनसे ताल्लुक है, जो इनके भी दोस्त हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी दोस्त हैं, मुशर्रफ साहब के भी दोस्त हैं, ऐसी कई शख्सियात हैं। और ये मेरा ख्याल है जिस शख्सियत की बात हो रही, जहां तक मैं पहुंचा वो भी ऐसी एक शख्सियत है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या ये बात मुस्लिम लीग नवाज या शहबाज शरीफ को नहीं पता कि ये बात अगर हम इमरान खान को कहेंगे तो इमरान खान फिर हमारा अशर क्या करेगा? तो मेरा इस तरह की बेवकूफी हुकूमत से तवक्को नहीं समझता। और खान साहब को मेरा ख्याल है चाहिए कंफर्म किया करे। खान साहब ऐसे क्यों करे? इतने बड़े लीडर होके, इतनी उनकी फैन फॉलोइंग है, इतने उनके इमरान खान के लिए 10 अरब रुपया क्या हैसियत रखता है? मुझे पहले तो ये बताएं। कोई हैसियत नहीं रखता यकीनन। इमरान खान किसी एक, मैं दुनिया की किसी एक शख्सियत को जो उसकी जानने वाली हो उसे कह दे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मेरा ख्याल है वही दे देगा। मैं जानता हूं कि ऐसे इमरान खान के दोस्त अहबाब हैं। एक आखिर शौकत खाना में इमरान खान चला रहा है, नमल चला रहा, लोग उसे फंड देते हैं ना। तो अगर इतनी कोई क़यामत आ गई है कि खान साहब को 10 अरब चाहिए तो वो नहीं देंगे लोग, मेरा ख्याल है। खान अब आपको क्या लग रहा है, बयान वापस लेंगे या फिर इसको डिफेंड करते रहेंगे? इस मुल्क के अंदर आप अदालतों में जब जाते हैं तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। वो नजम सेठी साहब रोज कहते हैं कि वो भी तो गए हुए हैं, एहतजाज करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। अच्छा, तो इसलिए खान साहब को मेरी यही दरखास्त है कि वो पहले जो बोलता है उसको तोल लिया करें। इस तरह के मसाइल ना आप बहुत बड़ी कदावर शख्सियत है, आप पाकिस्तान की सियासत में आपका एक मकाम है। इस तरह की बातों से आपकी शख्सियत डैमेज होती है, जो मेरा ख्याल है। उम्मीद करते हैं कि खान साहब आपके मशवरे पर अमल करेंगे। मौसम आगे एहसानुल्लाह एहसान तो कलअदम तहरीक तालिबान का साबिक तर्जुमान, जो कि रियासत को, रियासती इदारों को ललकारता रहा, खून की होली खेलता रहा पाकिस्तान में, अब वो आके उसने एतराफी बयान दिया है और उसमें जो उसने इंकशाफात किए हैं वो वही मौक़िफ़ है जो कि हुकूमत पाकिस्तान का था। अब आगे होना क्या चाहिए, इसका इलाज क्या है, इस पर क्या इक़दाम करने की जरूरत है? देखिए, मैंने जो अब तक एहसानुल्लाह एहसान की कुछ अपने ज़राए से पाकिस्तान के सलामती के इदारों, फौज और बाकी जो चीज़ें मौसूल हुई हैं, उसकी तफ्तीश और उसकी तहकीक में पाकिस्तान को बहुत कुछ मिला है। पाकिस्तान को बहुत कुछ मिला है। मैं आज ये बात ऑन कैमरा कह रहा हूं कि अब वक्त है कि हम उन लोगों के ऊपर हाथ डालें जो मुआविन और सहूलतकार थे इन दहशतगर्दों के, और है कलअदम तंजीमों वाले हों, इस्लाम या कलअदम या जिहाद या इन नामों को बदनाम करके बत्ताखोर हों। नेक्टा के पास भी उनके रिकॉर्ड हैं, ISI के पास भी हैं, सबके पास हैं। और जो अपनी अपनी अदालतें बनाए खड़े हैं, उनको मेरा ख्याल है मुल्क के इदारों को एहसानुल्लाह एहसान से तफ्तीश के दौरान बहुत कुछ मिला है। अब इलाज की जरूरत है, और खाली मुल्क के अंदर इलाज की जरूरत नहीं है। एहसानुल्लाह एहसान को पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। मेरी तजवीज है वजारत खारजा जो है, इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तमाम शुफरा को दे, अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करनी चाहिए कि ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान हमारे साथ कर क्या रहे हैं। ये हमारे बच्चों का खून बहाते हैं, ये हमारे बाजारों को लहू लुहान करते हैं, ये हमारे स्कूल और कॉलेज में जो है कत्ले आम की होली खेलते हैं। उसके बाद फैसला करे पाकिस्तान की क़यादत, वो अस्करी क़यादत हो, वो हमारी सियासी क़यादत, मजहबी क़यादत, सब बैठ जाए। इसकी जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है एहसानुल्लाह एहसान की, वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के उसमें पेश करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और उलमा को बुलाया जाए, सहाफियों को बुलाया जाए, मुफक्किरीन को बुलाया जाए, और उस पर अब है कि ये शख्स आपके पास एक ऐसा आया है कि जिससे आपको अब के जो हालात हैं, लेटेस्ट जो चीजें हैं वो पता चल रही हैं, जी हाँ, उसका इलाज करें। और इसमें सोशल मीडिया की बात आई। कुछ लोगों को काउंटर नैरेटिव जो सोशल मीडिया पे होता है उस पर बड़ा एतराज होता है। एहसानुल्लाह एहसान ये कह रहा है कि जब पाकिस्तानी ज़राए अबलाग में तहरीके तालिबान और जमातुल एहरार और इनको नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, और मीडिया ने इनको पीछे फेंकना शुरू किया, तो उन्होंने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया। अब सोशल मीडिया के ऊपर काउंटर नैरेटिव
और सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये इसकी कैंपेन चलाने की जरूरत है और इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं समझता हूं पाकिस्तान का मीडिया मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उसने दहशतगर्दों के आगे हथियार नहीं डाले और उसकी वजह से दहशतगर्द मजबूर हुए कि उन्होंने फिर सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू किया। एहसानुल्लाह एहसान की बहुत सारी बातें हमें जगाने के लिए काफी है। सबसे पहले जो हमारी फौज और हुकूमत ने फैसला किया है अफगानिस्तान के बॉर्डर को सील यानी उसके ऊपर बाड़ लगाए, दीवार करे, बॉर्डर मैनेजमेंट, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद एहसानुल्लाह एहसान से यह भी पूछा जाए कि पाकिस्तान से उसके साथ कौन कौन राब्ते में था, उससे यह भी पूछा जाए कि कौन सहूलतकार, कौन सी कलादम तंजीमों में उनके सहूलतकार बैठे हैं और उनको माफी ना दी जाए। मतलब ये सबके चेहरे जो स्याह चेहरे हैं वो तो बेनकाब कर दिए, रॉ मुलव्वस है, एनडीएस डायरेक्टली मुलव्वस है जो कि पाकिस्तान में, और यहां जो सहूलतकार है इनसे बात कब की जाएगी? मेरा ख्याल है अब ये बात करनी पड़ेगी। देखें मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, अभी बहुत इस वक्त शोर चल रहा है कि उनके एक दोस्त जंदाल साहब उन्हें मिलने आए। जी हाँ, वो जरूर मिले जंदाल साहब से, उनके जाती दोस्त हैं, लेकिन अगर जंदाल साहब को ट्रैक टू डिप्लोमेसी या इसमें है तो ये भी पैगाम उन्हें दे दे मियां साहब कि भाई जाके वहां कहो अब हम पाकिस्तानियों का खून नहीं बहने देंगे, अब हम रा और अफगान इंटेलिजेंस को पाकिस्तान में खून नहीं बहाने देंगे। ये भी एक पैगाम देना चाहिए मियां साहब, और मुझे उम्मीद है कि वो भी ये पैगाम जरूर देंगे। और अगर मियां साहब नहीं देते तो ये बदकिस्मती होगी हमारी, हमारी तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिका तौर पर मुत्तहद होकर पैगाम देना चाहिए अफगानिस्तान की इंटरेस्ट और राह को कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहद है। अब हमें अपना फैसला करना है अफगान मुहाजिरीन के मामले में, हमें फैसला करना है अफगानिस्तान के मामले में, और बड़ा क्लियर हमारे फैसले होने चाहिए। आज हमारे जनरल बिलाल गए हुए हैं अफगानिस्तान, वहां उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई अफगानिस्तान में मुदाखलत करे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान से कोई पाकिस्तान में मुदाखलत करे। दो टोक अल्फाज में कहना होगा मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। दीगर मौज़ूआत पे बात होगी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक की बात खुश आमदीद। मौलाना साहब हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए भारतीय ताजर सचिन जंदाल साहब आए हैं, उनके हमरा तिजारती वफ्द भी है। आपने कहा कि पैगाम भिजवाना चाहिए कि मुदाखलत अब बर्दाश्त नहीं होगी, तो क्या तिजारती वफ्द ये पैगाम भारतीय सरकार को पहुंचा पाएगा? आप देखें ताजर रीढ़ की हड्डी होते हैं, अगर संजीदा हो तो बिल्कुल पहुंचा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई इंसान बनो, ये क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर जंग हो तो सबसे ज्यादा नुकसान तो ताजर का होगा ना, और हालात खराब हो तब भी तिजारत को नुकसान होता है। अल्लाह करे मियाँ साहब भी उन्हें कहें और वो भी सुन लें, अगर वो नहीं भी सुनते तब भी मियाँ साहब को ये बात कहनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इन हालात में जो सामने आए हैं मियाँ साहब और हुकूमत, हमारी वजारत खारजा, हमारे सरताज अजीज साहब तो बेचारे बोलते रहते हैं, और फातमी साहब अभी चूंकि आपको पता ही है कि गो मगो वाली सूरत में है, कल सरताज अजीज साहब भी कुछ बोले हैं, इस पे बोलना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए, सख्ती से अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। मौसम आखिर में जाते जाते बात कर लेते हैं, ईरान में सऊदी अरब के सफारत खाने के जो हमले के मुल्जिमान थे उनका दोबारा से ट्रायल हुआ है, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आपको पता है हम बार बार कह रहे हैं कि ये ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो और अरब दुनिया वो चाह रहे हैं, और ईरान भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है कि ताल्लुकात बेहतर हों। दाश और इस तरह की तंजीमें जो खतरात पैदा कर रही हैं उनका मुकाबला आलम इस्लाम को मुत्तहिद होकर करना है। खादिमुल हरमैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के कहने पर हुज्जाज का मसला हल हो चुका है, कुछ आपको पता है सरबराह और फिर वहां रूहानी साहब जा चुके हैं, तो ये सिलसिला और ये एक अच्छी बात होगी और ये होनी भी चाहिए कि आप अपने एक ब्रदर इस्लामी मुल्क के सफारत खाने पर हमला करने वाले मुजरिमों को सजा दें। ये रिवायत पढ़नी चाहिए कि हम हुकूमतें, मजहबी सियासी जमातें
अपने दोस्त ममालिक के या अपने ब्रदर ममालिक के खिलाफ साजिशों को रोके। और अगर ये ईरान ने कर रहा, जिसकी इत्तलाआत हैं कि दोबारा ट्रायल होगा, तो ये एक अच्छी बात होगी, खुशकुन बात होगी, आलम इस्लाम के लिए अच्छी बात होगी। जिस तरह सऊदी अरब ने हुज्जाज के मामले के ऊपर खादिमुल हरमैन ने और ज़ायरीन के, ईरानी ज़ायरीन के मामले पे एक कदम आगे बढ़ाकर वेलकम किया है, इसी तरह ईरान को भी ये काम अगर करेगा, इसके मुस्बत असरात आलम इस्लाम पर पड़ेंगे। और हम इसको बार बार बता चुके हैं कि आलम अरब और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, शाम के मसले का हल की तरफ जा रहा है। और आज मैं आपको बताता जाऊं कि बहुत जल्द शाम का मामला जो है बशारुल असद के बगैर हल हो जाएगा। तवक्को करते हैं कि आपने जो पेशगोई की है ये सच साबित हो और दोनों ममालिक के ताल्लुकात सही होने से न सिर्फ हुकूमतों को बल्कि अवाम को भी फायदा होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।